गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। भौतिक भूगोल में जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिकों ने जो विभिन्न संकल्पनाएं दी गई हैं, जो विभिन्न हाइपोथेसिस दिए गए हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया है। नंबर एक, द्वैतवादी संकल्पना, मोनिस्टिक कंसेप्ट, और दूसरा द्वैतवादी संकल्पना, ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अगर पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है तो अद्वैतवादी है, और अगर दो तारों से उस संकल्पना के आधार पर तो वह द्वैतवादी संकल्पना है। हमारे सिलेबस में पृथ्वी की उत्पत्ति की जो हाइपोथेसिस या थ्योरीज हैं वो नंबर एक है नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लाप्लास का निहारकीय संकल्पना। दूसरा है टाइडल हाइपोथेसिस दिया था जेम्स जीन्स ने, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स की। और तीसरी है बिग बैंग थ्योरी, ये सबसे नया कॉन्सेप्ट है, और इन तीनों संकल्पनाओं को, इन तीनों थ्योरीज को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा ये वीडियो है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास के निहारकीय परिकल्पना। फ्रांसीसी गणितज्ञ मार्क्विस डी लाप्लास ने 1796 में एक्सप्लोजन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम नामक पुस्तक में निहारिका सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति का विवरण दिया। यह सिद्धांत अपने तार्किक आकर्षण के कारण विगत समय तक प्रभावी रहा। वैसे तो दो निहारिका परिकल्पनाएं हैं, एक इमैनुअल कांट ने दी थी और एक पेरी लाप्लास ने। ये दोनों प्रचलित हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में लाप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस है। लाप्लास के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका ये मानना था अंतरिक्ष में एक बहुत ही गर्म, उष्ण, घूर्णन करने वाली निहारिका मौजूद थी। निहारिका और कुछ नहीं थी, ब्रह्मांड में एक गतिशील और तप्त महापिंड, बहुत बड़ा पिंड था, जिसे लाप्लास ने निहारिका कहा है, या इंग्लिश में इसे नेबुला कहा जाता है। यह निहारिका धीरे धीरे समय के साथ ठंडी होती रही। जैसे जैसे ठंडी हुई तो ये सिकुड़ने लगी, जिससे इसकी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, सिकुड़ने लगी, तो इसकी घूर्णन गति बढ़ गई। ठंडी और संकुचित होती हुई निहारिका में गति बढ़ने से इसके विषुवत रेखीय क्षेत्र के बाहरी भाग में केंद्रोप्रसारी शक्ति, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वृद्धि हुई, तथा यह मुख्य पिंड से शनि के वर्तमान वलय छल्लों की भांति एक चपटी बिंब, फ्लैट डिस्क के रूप में पृथक हो गया। इसे मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। शुरुआत में लाप्लास की सिद्धांत के शुरुआत होती है एक निहारिका से। निहारिका और कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महापिंड है जो कि गर्म है और गतिशील है, लगातार घूर्णन कर रहा है। अब ये निहारिका समय के साथ ठंडा होता है। जब ठंडा होता है तो इसका टेम्परेचर कम होता है, और एक ये संकुचित होता जाता है। ये ठंडे होने और संकुचित होने के साथ साथ इसका जो बाहरी जो परत है, और उसमें जो बिल्कुल इसके सेंट्रल पोजीशन है, विषुवत रेखीय जो इसका क्षेत्र है, वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का बिल्कुल विपरीत होता है, उसके कारण जो मुख्य पिंड है उससे एक छल्ले की भांति, जैसे शनि ग्रह के छल्ले होते हैं या वलय होते हैं, उसके भांति एक चपटी बिंब, एक फ्लैट डिस्क इस महापिंड जो निहारिका थी उससे अलग हो जाती है। यह वलय बाद में एक ग्रह के रूप में एकत्रित हो जाती है। जो पहले एक डिस्क या छल्ले के रूप में था, वो धीरे धीरे ठंडा होता है और बाद में वो एक ग्रह का रूप ले लेता है। घूर्णन करती हुई निहारिका आगे समय के साथ फिर और ठंडी होती है, शीतल होती है, और फलस्वरूप इसमें वापस संकुचन होता है, ये सिकुड़ती है,
और जैसे ही ये सिकुड़ती है, इसकी परिभ्रमण की जो गति है, घूर्णन गति है, वो और बढ़ जाती है। वापस इसमें केंद्रों प्रसारी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की शक्ति बढ़ती है और फिर एक बार पुनः जो विषुवतीय रेखीय बाह्य किनारा है वहाँ पर गुरुत्व बल होता है जो चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और सेंट्रीफ्यूगल या केंद्र प्रसारी शक्ति होती है जो केंद्र से दूर ले जाती है। तो वहाँ इस पे केंद्र प्रसारी शक्ति वापस तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, और वापस एक छल्ला या वलय या डिस्क इससे अलग हो जाती है। वो डिस्क समय के साथ फिर एक ग्रह का रूप ले लेती है। इस प्रक्रिया के जारी रहने से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की उत्पत्ति हुई। यह जो परिकल्पना है इस चित्र की सहायता से आप समझें। शुरुआत में एक डिस्क थी, ये जो यहाँ पे दिखाई हुई है डिस्क निहारिका, ये एक बहुत बड़ा पिंड है। ये गतिशील था और तप्त था, गर्म था, इसका नाम था निहारिका। ये समय के साथ ठंडा होता है, तो जो ये महापिंड या निहारिका जब ठंडी होती है तो इसकी बाहरी परत पहले ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है और फिर वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता है और वहाँ से फिर एक रिंग बनकर इससे अलग हो जाती है। ये डिस्क अलग हो जाती है, जैसे एक डिस्क अलग हो गई और ये दूसरे डिस्क अलग हो गई। यही डिस्क धीरे धीरे समय के साथ ग्रहों का रूप ले लेती है। यहाँ पर ये लास्ट में इनसे बने हुए ग्रह दिखाए गए हैं, ये यहाँ पर ग्रह बन गए। ये थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। विभिन्न ग्रहों पर उपरोक्त प्रक्रिया की आवृत्ति होने पर अनेक उपग्रहों की उत्पत्ति होती है। लाप्लास के अनुसार सभी ग्रह इसी प्रक्रिया से बने और फिर ग्रह भी धीरे धीरे, ग्रहों का जो पिंड होता है वो भी धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो संकुचित होते हैं। उनसे फिर एक और डिस्क या वलय या रिंग निकलती है और उनसे उन ग्रहों के उपग्रह बन जाते हैं। निहारिका की नाभिक यानी न्यूक्लियस में जो पदार्थ शेष रह गया था, उससे जो सेंटर में लास्ट में जो जगह रह गया था उससे सूर्य बना। उपरोक्त प्रक्रिया से ग्रहों में घूर्णन, रोटेशन और परिक्रमण उत्पन्न हुआ, कि घूमते घूमते ही वो अलग हुआ और इसी प्रक्रिया से जो ग्रह हैं वो अपनी धुरी पर रोटेट कर रहे हैं और सूर्य के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि परिक्रमण कर रहे हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास इस कलरफुल डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं। इन द बिगनिंग देयर वाज अ नेबुला या निहारिका। ये देखिए, ये नेबुला है, ये घूम रहा है, गतिशील है। धीरे धीरे इसमें से जो बाहर का हिस्सा है वो अलग हो जाता है ठंडा और संकुचित होने के कारण, और ये रिंग्स इसमें यहाँ पे आप देखिए ये विभिन्न प्रकार की रिंग्स बन गई हैं। ये रिंग एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेज में आप देखें यहाँ पर ये रिंग्स सेपरेट हो गई हैं और लास्ट में यहाँ पर आप देखें कि यही जो रिंग्स थी या छल्ले थे वो ग्रहों का रूप ले लेते हैं, और ग्रहों के चारों तरफ जब ग्रह और ठंडे होते हैं तो उनके चारों तरफ भी ऐसी रिंग बन जाती है और उनसे उपग्रह बन जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म, इसका मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहला है कि लाप्लास ने मौलिक निहारिका के स्रोत की व्याख्या नहीं की, कि ये निहारिका कैसे बनी, ये कहाँ से आई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में लाप्लास महोदय कुछ नहीं बताते हैं। वो अपनी परिकल्पना, अपने हाइपोथेसिस को शुरू ही इसी वाक्य से करते हैं कि शुरुआत में ब्रह्मांड में देयर वाज अ नेबुला। फिर मौलिक निहारिका के शीतल और संकुचित होने से एक सौर परिवार की अपेक्षा 2 तारे बनने की संभावना अधिक। जब अब साइंटिफिक कैलकुलेशन किए जाते हैं तो एक सौर परिवार की बजाय 2 तारे बनने की संभावना अधिक लगती है। लाप्लास ने जो हाइपोथेसिस दिया था उसके पब्लिशिंग, उसके प्रकाशित होने के 1 वर्ष बाद में ही ये ज्ञात हो गया था कि अरुण ग्रह की दूरी सूर्य से 98 डिग्री के कोण बनाती है, अतः यह ग्रह विपरीत दिशा में घूमता है। लाप्लास महोदय ने जो परिकल्पना दी उसके अनुसार सभी ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं और वो उसी दिशा में घूम रहे थे जिस दिशा में ओरिजिनल निहारिका या जो ओरिजिनल नेबुला था वो घूम रहा था।
लेकिन अगले साल ही ये बात प्रूव हो गई कि यूरेनस तो विपरीत दिशा में घूम रहा है। बृहस्पति शनि के कुछ उपग्रह भी विपरीत दिशा में घूर्णन कर रहे थे। 1877 में ज्ञात हुआ कि मंगल का एक उपग्रह दूसरे उपग्रह से तिगुनी गति से घूर्णन करता है। तो ये सारी चीज़ें नेबुलर हाइपोथेसिस के जो उन्होंने परिकल्पना दी थी उसको गलत प्रूव कर रही थी, क्योंकि लाप्लास महोदय के अनुसार सभी ग्रह और उपग्रह एक ही दिशा में घूमते हुए होने चाहिए, जो कि अगले साल ही वैज्ञानिकों ने इसको गलत प्रूफ कर दिया था। नेक्स्ट, लाप्लास के समय गैस अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विकसित नहीं हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार गैसीय वलयों का घनीभूत होकर एक ग्रह बनना संभव नहीं है, बल्कि वलयों को अंतरिक्ष में लुप्त हो जाना चाहिए था। जैसा कि लाप्लास ने अपनी थ्योरी में कहा कि ये एक गैसीय महापिंड था, उसके बाद में उससे रिंग बनी, वलय बने, फिर वो जो वलय थे वो कंडेंस होकर आपस में घनीभूत होकर और उनसे एक ग्रह बन गया। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस अणुगति सिद्धांत ने इसे गलत प्रूव कर दिया। उसने कहा था अगर गैसेस ऐसे गैसीय वलय या रिंग बनेंगी तो वो एक ग्रह का रूप लेकर इतनी घनीभूत या संकुचित या इकट्ठी होकर कंडेंस होकर एक ग्रह नहीं बनाएंगी, बल्कि वो अंतरिक्ष में जैसे तितर बितर जाएंगी, बिखर जाएंगी और लुप्त हो जाएंगी। यदि निहारिका की घूर्णन गति बढ़ने से वलय तथा फिर उसके ग्रह बने तथा शेष भाग सूर्य है, तो सूर्य की घूर्णन गति वर्तमान गति से सैकड़ों गुना अधिक होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। जैसा कि लाप्लास महोदय ने बताया था कि ये जो निहारिका है ये समय के साथ ठंडी होती है तो संकुचित होती है, साथ में इसकी घूर्णन गति बढ़ती है। अगर इसी हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो जो तो सूर्य की जो घूर्णन गति है वो बहुत तेज हो जानी चाहिए, जो आज इसकी वास्तव में है उससे सैकड़ों गुना तेज हो जानी चाहिए थी इसकी घूर्णन गति, जैसा कि अब नहीं है। सूर्य इतनी तेजी से नहीं घूम रहा। नेक्स्ट, यदि मूल निहारिका का व्यास कुल सौर परिवार के व्यास जितना विस्तृत मान लिया जाए तो उसकी घूर्णन गति अधिक नहीं हो सकती। अब लाप्लास महोदय के अनुसार सभी जो ग्रह हैं वो एक निहारिका से ही बनी है। ग्रह और सूर्य सभी एक ही निहारिका से बनी हैं, यानी कि अगर हम पूरे सौर परिवार का व्यास या माने उतनी बड़ी पुरानी जो ओरिजिनल निहारिका थी हमारे, उसे उतनी बड़ी मान लें जिसमें कि सारे सौर परिवार के ग्रह, उपग्रह, सूर्य इनके व्यास के बराबर, तो ऐसी निहारिका की घूर्णन गति अधिक नहीं हो सकती, उसकी घूर्णन गति धीरे ही होगी। यदि घूर्णन गति कम मानी जाए तो फिर वलयों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि लाप्लास ने बताया था कि वो तेज़ी से घूमते हैं और इसलिए जो आउटर रिंग होती है, जो बाहर का वलय है, वो सेपरेट हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे साइंटिफिक क्रिटिसिज्म थे जिन्होंने लाप्लास सिद्धांत को गलत साबित किया। लाप्लास द्वारा शनि के वलयों से प्रेरणा लेना निरर्थक सिद्ध हुआ। मैक्सवेल की विख्यात खोज के अनुसार यदि वलय का निर्माण हो भी जाए तो वह ग्रह के रूप में घनीभूत नहीं हो सकता। केपलर्स लॉ के अनुसार एक वलय के विभिन्न भाग भिन्न कोणीय गति से घूमते हैं। गति की यह भिन्नता वलय के संघनन में बाधा उपस्थित करेगी और उसे छिन्न भिन्न कर देगी। स्मार्ट का मत था कि शनि के वलय का निर्माण किसी बड़े उपग्रह के टूटने से हुआ है, जब वह गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि से के अधिक निकट आ गया था। यानी कि इनका जो वलय का निर्माण है, जो लाप्लास ने बताया है, शनि के उपग्रह का निर्माण लाप्लास के सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि एक बड़े उपग्रह के टूटने के कारण हुआ है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का अगला क्रिटिसिज्म है कि यदि आदि सूर्य एक निहारिका था तो उससे निहारिका ही उत्पन्न होनी चाहिए थे, ग्रह नहीं। 9 ग्रह बनने के पश्चात में वलयों का निर्माण क्यों बंद हो गया, ये भी पूछा जाता है क्रिटिसिज्म में कि 9 ही क्यों बने, उसके बाद में क्यों बंद हो गया। यदि पृथ्वी की उत्पत्ति एक अति उष्ण निहारिका से हुई है
तो इसके भीतरी भाग द्रवित होने चाहिए, किंतु कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह ठोस लोहे का बना हुआ है। ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है कि या अगर सभी ग्रह और पृथ्वी का निर्माण एक गर्म निहारिका से हुआ है तो इसका अंदरूनी भाग अभी भी तरल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसको लोहे का बना हुआ, ठोस लोहे का बना हुआ माना जाता है। तो ये था लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। आप इसे एक बार रीड करें, भौतिक भूगोल की किताब से भी आप इसे पढ़ें। कल हम एक इसका मॉडर्न व्यू है, इसी को रिवाइज किया गया, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।